हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्ञात आपको है कि आप डीएलएड की तैयारी हेतु आए हैं, उसके प्रश्नों के पैटर्न को अच्छी तरह से समझने के लिए आए हैं। और ये किसी भी एग्जाम को तभी आप बेहतर तरीके से पुशअप कर पाएंगे जब उसका PYQ और उसके बाद मॉडल सेट के बारे में बेहतर जानकारी हो। प्रत्येक प्रश्नों को बारीकी के साथ, हर प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बेहतर नॉलेज आपको हो, बेहतर पकड़ हो, कंसेप्ट के साथ आप आगे बढ़ें। और आज आपके सामने जो सेट रखा जा रहा है वो देखिए 29/8/2025 जो पूछा गया सवाल है, PYQ जिसे बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि ये ज्ञात हो कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकता है जो पूर्व में वो पूछा है। इससे ज्ञात होगा कि लगभग हम कितना सेट बना लें ताकि मुझे और बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज इसका आपको ज्ञात है, यहाँ देखिए हर विषय का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें मैं इसके कश्यप आपको जीके का, जीएस का क्षेत्र का जो प्रश्न है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 91 से उसकी शुरुआत होती है, वहां से आपको पूरी तरह सरलता के साथ एक्सप्लेनेशन उसका उपलब्ध कराएंगे। तो आइए हम लोग जो है सो आगे प्रश्नों को देखें। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास, सतत विकास मतलब SDG, समान अवस्था में क्या बोलते हैं उसे, सतत विकास को प्रयोग में लाते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है कब होती है, इसकी शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, UNO की महासभा के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किया गया। तो UNO ने 2015 से इसे लागू करने घोषणा किया। वास्तव में ये 2016 से लागू हुआ। 2030 ईस्वी तक, 2016 से 2030 ईस्वी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें कुल 17 गोल हैं, 17 गोल रखा गया, 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसी से प्रभावित होकर भारत की नीति आयोग, आपको ज्ञात होगा नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग ने 2018 में इसे भारत में भी अंगीकार किया, अपनाया। इसमें क्या है, गरीबी, असमानता, प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थात हमारा जो विकास हो वो विकास केवल आज के लिए नहीं, केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति ने, नेचर ने जो मुझे दिया है उस पर केवल मेरा नहीं बल्कि भविष्य के आने वाले पीढ़ी को भी उससे उतना ही लाभ प्राप्त हो सके। हम अपने संसाधनों का इतना दोहन न कर ले कि भविष्य में कुछ बचा ही नहीं रहे। इसी को आप देखिए, ये हो गया थीम, ये हो गया आपके पास फैक्ट। अब इस फैक्ट को आप यहां दिए गए विकल्प में उसे इंप्लीमेंटेशन में लाएं, उसे प्रभावित करें, देखिए ज्ञात हो जाएगा। तो कहता है संसाधन के उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन। पेड़ यदि आप काटते हैं तो प्रकृति को तो आप नुकसान पहुंचाते हैं, भविष्य के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ये विकल्प खत्म हो गया। प्रदूषण फैलाने वाले वाहन का प्रयोग करते हैं तो वायु प्रदूषण होगा, तो प्राकृतिक संसाधनों का, रिसोर्स का अभाव होगा, ये विकल्प खत्म। उद्योग का अवैध खनन, अवैध गैर कानूनी तरीके से, तो फिर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए 3 विकल्प समाप्त हो गया, एकमात्र विकल्प पूरी सटीकता के साथ है, वही उत्तर आपका होगा। कहता है शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया। सेंसरशिप, आप देखते हैं फिल्म वगैरह तो आप जरूर देखते होंगे, क्या कहते हैं, सेंसर बोर्ड, आप पढ़ते हो सेंसर बोर्ड, अमुक जगह कहा कि नहीं इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो सेंसर क्या है कि आप वो दिखलाइए जो मैं चाहता हूं, अर्थात आप अपनी मन से हर बात नहीं कह सकते हैं। अब वो हो सकता है कि सेंसर, यहाँ अखबार है तो सेंसरशिप एक सरकार अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती है। अंग्रेजों के काल में आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, 1878 ईस्वी में एक आया था, उसका नाम था
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसमें क्या था कि भाषाई समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया, कोई भी अंग्रेजी छोड़कर अन्य समाचार पत्र उसे उसी प्रकार भारत सरकार या चलिए 1975 में इंदिरा गांधी जब लागू की थी आपातकाल, तब भी सेंसरशिप आया था, अंग्रेजों के काल में सेंसरशिप आया था। अब देखिए क्या है किया गया, और स्वतंत्रता एवं आजादी के विचार को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये विचार अब सेंसरशिप तो यहाँ लिखिए दिया है, तो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है, जहां धर्म के प्रति आप निरपेक्ष हैं, जहां की राज्य या सरकार का कोई अपना धर्म नहीं, अपना धर्म नहीं, किसका, राज्य का, ये हुआ धर्म। लोकतंत्र, इसमें लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जहां जनता का शासन हो। उदार प्रवृत्ति है, तब तो आप क्यों प्रतिबंधित करोगे, उदार तो है कि हर लोग अपना विचार रखें, हर की विचार को सुने, वो उदारता होता है। तो क्या है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी विचारधारा किसको कहते हैं, आप छठा क्लास में ही याद कीजिए, पढ़े होंगे रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है कि हम मान लिए हैं कि ऐसा ही है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जो पहले था वही सत्य है, इसलिए किसी को उसका विरोध करने, आलोचना करने का अधिकार नहीं है, वह रूढ़िवादिता कहलाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक मतलब क्या हुआ, गुलाम भारत, अंग्रेजी शासन, औपनिवेशिक शासन यदि नहीं भी लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, औपनिवेशिक शासन को हम लिख सकते हैं अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का शासन लिख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन को हम लिख सकते हैं गुलाम भारत, यदि हम भारत की बात करें तो गुलाम भारत का शासन। असम में चाय बागान, अब आपको ज्ञात होगा कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक खेती, वाणिज्यिक खेती की शुरुआत किया, चाय, कहवा, जूट, कपास इत्यादि खेती शुरू करवाया, ताकि कच्चा माल के रूप में भारत को रखा जाए और निर्मित माल का निर्माता के रूप में इंग्लैंड को प्रतिस्थापित किया जाए। तो कहता है असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, आदिवासी समुदाय, वहां के स्थानीय लोगों पर, नौकरी के अवसर के कारण जनजाति की सामाजिक आर्थिक सुधार। तो अंग्रेज तो भारत की, देखो नाम ही लिखा है औपनिवेशिक शासन, मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक शासन होता है कि हमारे संसाधनों से वो अपने देश का विकास करना चाहता है, हमारे संसाधन, हमारी मेहनत का लाभ वो खुद लेना चाहता है, हमें लाभ देना उसका उद्देश्य नहीं है, वो तो हमारा शोषण करने के लिए आया है। ये विकल्प खत्म हो गई। आदिवासी संस्कृति परंपरा का वो तो केवल औपनिवेशिक है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से वो व्यापार है, वो चाहता है केवल लाभ, तो आपकी धर्म, आपकी संस्कृति से उसे कोई संबंध नहीं है। जबरन विस्थापन और श्रम का शोषण हुआ, यहाँ हम चाय की खेती करेंगे, यहाँ आप छोड़ दो, ये घर मकान छोड़ दो, यहाँ पर चाय की खेती होगी, विस्थापन, उसे अपने घर, अपना गांव, अपना समाज से छोड़ करके उसे अलग हटना पड़ा, और जबरन उसका शोषण हुआ, उसे कम वेतन देते थे, और उसके लिए अंग्रेजों ने एक अलग से कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या है, अंतरदेशीय, कानून का नाम है अंतरदेशीय उत्प्रावासन एक्ट, अंतरदेशीय उत्प्रवासन एक्ट, अर्थात जो श्रमिक हैं बिना अंग्रेज की अनुमति के, बिना औपनिवेशिक शासन की अनुमति से वो नहीं छोड़ सकते हैं वो स्थान, जिनको मजदूर के रूप में रखा गया है उन्हें मजदूरी करना होगा। नई कृषि तकनीक से तो परिचित करेंगे हम लोग, तो हरित क्रांति आप पढ़ते हैं, नई तकनीक से हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67, देखो ये भी विकल्प खत्म है। तो इसी प्रकार प्रत्येक विकल्प को यदि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट के साथ विकल्प को तोड़कर उसे अपने अनुकूल बनाओ और अपनी सुबौद्धिकता के बल पर निष्कर्ष निकालिए, उत्तर होगा तो क्या होगा। पर ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़े है, आप जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में पढ़े हैं, बस 9, 10 तक के उसी बुक से उठाकर आपके सामने क्वेश्चन देता है, और यहां भी
उसी प्रकार के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, चलिए इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा किया गया। यहाँ सभी के सभी सुधारक ही। पंडिता रमाबाई का नाम सुने होंगे। देखो पंडिता रमाबाई, इन्होंने विधवा के लिए काफी काम किया। विधवा के लिए शारदा सदन, विधवा के लिए शारदा सदन की स्थापना की। महिला आर्य समाज की स्थापना की, महिला आर्य समाज की स्थापना की। रामास्वामी नायकर तमिलनाडु की सबसे प्रतिष्ठित से, उत्तर भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के, हाशिए वर्ग के, ओबीसी के सबसे बड़े लीडर रहे। उसी प्रकार तमिलनाडु के क्षेत्र में रामास्वामी नायकर, जिन्होंने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इनके द्वारा ही स्थापित पार्टी द्रविड़ पार्टी, जो आज तक डीएमके एडीएमके 1967 से लगातार 2026 तक शासन करता रहा। अब ताराबाई शिंदे, पुस्तक किनका है, इनका है। और वीरेशलिंगम पंतुल, ये भी समाज सुधारक थे, दक्षिण भारत के बड़े ही प्रतिष्ठित समाज सुधारक। समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर ताराबाई शिंदे ने सिद्ध किया किताब में कि समाज में स्त्री के लिए अलग कानून है, पुरुष के लिए अलग कानून है। स्त्री पुरुष के कानून में काफी विभिन्नताएं हैं। पुरुष अपना सारा दोष स्त्रियों पर सौंप देता है, स्त्री के आगे बढ़ने की सुविधा नहीं देता है। तो आज के महिला सशक्तिकरण के लिए यह बहुत ही प्रतिष्ठित किताब है। अगला जो आपके सामने है, उस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसने कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्रित किया। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अब देखो मानवाधिकार जो है एक है संयुक्त राष्ट्र संघ का, आप मनाते हो ना, याद करो 10 दिसंबर को आप मनाते हो प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मनाते हैं नहीं मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से होती है, 1948 से होती है। इसकी शुरुआत किसने किया, तो यूएनओ के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर अलग अलग देखिए, मानवाधिकार और मानवता कानूनी केंद्र, यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं केंद्र जो कि इस पर न्याय, तो हर जगह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात होती। संगठन ये दो है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल जिसका उत्तर है, यही आपका आंसर है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में है, इसका मुख्यालय लंदन में है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल। ये क्या, एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ संगठन है। मानव अधिकार में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया है, क्या वो अधिकार मिल रहा है या नहीं, उसके बारे में तमाम प्रकार की कैदी के साथ जो है किस प्रकार से अमानवीय भेदभाव होते हैं, उस सभी को इसने कलेक्शन किया ताकि उस कैदी को भी एक सम्मानजनक जीवन का अवसर उपलब्ध हो। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स जो है, ये इसकी स्थापना 1981 में किया गया। ये संस्था जो है विशेषकर महिला के साथ जो गर्भपात की स्थिति होती है उसके बारे में महिला संरक्षण के लिए संस्था काम करती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेष, लोकतंत्र, याद कीजिए कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, है ना, जो अर्थात कल से मतलब यहां पर है क्या, प्रीवियस ईयर का। 2025 में भी इस प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन में रखा, देखो इसके बाद भी। तो इस प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन आप हल करते हैं, उससे तो होता है कि हर सेट से यदि आप पिछला 10-15 सेट बना लेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि 3-4-5 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, उसको तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे पाओगे। और जो कुछ हर सेट में नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उससे उसके विकल्प से जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रश्न का स्टेटस भी जानकारी हो गई, और कुछ रिवाइज है, कुछ रिपीट प्रश्न भी है, तो उसका भी उत्तर देने में तो हर दृष्टिकोण से लाभान्वित है। और यहाँ ध्यान रखना है, उसका वास्तविक लाभ आप तभी प्राप्त कर पाओगे
जब आपके हाथ में बुक होगा, क्योंकि बुक जो है वह निस्वार्थ सेवा करता है, उसे कोई आपसे लोभ नहीं, केवल वो आपके प्रति समर्पित है। और जब बुक आपके सामने होगा, उसके सेट को बनाएंगे तो आपको अंदाजा मिलेगा कि आपका अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कितनी नॉलेज है। और फिर जो नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फिर एक्सप्लेनेशन आपको निःशुल्क उपलब्ध है। स्वाम का आम, गुठली का दाम, दोनों उपलब्ध है ना। अब आइए, कौन से लोकतांत्रिक चुनाव? लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य होता है। लोकतंत्र उसी को कहते हैं जहां जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो। इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? इसको कहते हैं जहां जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो। जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हो, उसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ही होती है जहां शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव नियमित अंतराल पर होती है। अब इसको देखिए, प्रतिबंधित मतदान अधिकार, यदि मतदान देने का अधिकार ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र तो कभी होगा नहीं। पूर्व निर्धारित परिणाम, अर्थात पहले से आप तय कर लिए हैं कौन जीता, तो फिर वोट का कोई वैल्यू नहीं रहती है। अधूरा मतदान तो होगा ही नहीं। क्या है? सक्रिय नागरिक भागीदारी, से बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 आपको क्या देता है? ये देता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपके सामने उपलब्ध हो चुका। तो सक्रिय नागरिक, हर नागरिक उसमें भागीदारी है। सभी 18 वर्ष से ऊपर वाले को मत देने का अधिकार होता है। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, पहले तो ईस्वी सन देख लीजिए, इसकी शुरुआत 1973 से होती है। इसके प्रणेता कौन हुए? तो इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रणेता हुए। शुरुआत कहां से होती है? चमोली जिला से। किस लिए शुरुआत हुई? वृक्ष में चिपक जाना है, वृक्ष की कटाई को रोकना है। कहता है कि वृक्ष हमारा जीवन के लिए आवश्यक है, यदि वृक्ष को काटना तो पहले मेरी जीवन को लेना होगा। तो वृक्ष बचाओ आंदोलन था, वृक्ष बचाओ आंदोलन था। इस शुरुआत कहां से होती है? उत्तराखंड से। पंजाब हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य रहा। हरित क्रांति का लाभ यहां मिला। और पंजाब में तो बहुत ही, हरियाणा और पंजाब सबसे अधिक, सबसे न्यूनतम पेड़ नदी है, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र नदी है, फॉरेस्ट है, तो पंजाब और हरियाणा में ही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रचुर, चलिए यहां भी अच्छी खासी पेड़ पौधे हैं। और ये दोनों राज्य जो है अपनी खनिज संपदा के लिए, ये जो है अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। पंजाब जो है अपनी कृषि और उद्योग के लिए जाना जाता है ना। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन, बेल्जियम देखो एक विचित्र प्रकार का, आपको 9वां क्लास का है। चिपको आंदोलन था वो भी आपका शायद 8वां क्लास का ही है। बेल्जियम देखिए 9वां क्लास का है। तो कुछ प्रश्न आपके 8वां के हैं, कुछ 6ठा के हैं। जो आपने देखा लोकतांत्रिक, तो वो आज 6ठा क्लास का है। तो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां एक बार फिर से विद्यार्थी बन जाइए, अपने आप को फिर से उसी 8वां क्लास के विद्यार्थी, 6ठा क्लास के विद्यार्थी के रूप में परिणत कर लीजिए। देखिए कितना बेहतर। और नहीं, किताब को दोबारा नहीं पढ़ना तो फिर यहाँ पर यूनिक भारती का ये किताब तो उपलब्ध है ही। एक्सप्लेनेशन आपके सामने तार्किक रूप से, सरल रूप से उपलब्ध है। वो पूरी जो 6ठा, 7वां, 8वां का किताब पढ़ते हैं, वहां कम समय में वो सब कुछ उपलब्ध है। तो बेल्जियम में जो है वहां पर मूलतः 3 डच भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले की संख्या है 59%। दूसरा है फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोलने वाली का संख्या है
40%। तीसरा है जर्मन भाषा 1%। तो सत्ता में वहां भागीदारी दिया गया इन दोनों के बीच 50:50। सत्ता में दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिया गया ताकि सत्ता संघर्ष नहीं हो। तो वहां भाषा के आधार पर, बेल्जियम यूरोप का देश है, बेल्जियम कहां पड़ता है, तो बेल्जियम पड़ता है यूरोप में। तो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर यहां पर, रंग के आधार पर कहां देखिए भेदभाव होता था। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति चली। जाति के आधार पर चली, भारत का क्षेत्र है जहां जाति, और यूरोपियों ने यहाँ ये भी समूचे चली, ये तो समूचे यूरोप में चला। नस्ल के आधार पर भेदभाव। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह जो है हिमालय प्लस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी, अब देखो यहां पर अलग अलग देखिए, 8,611 मीटर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, द्वितीय ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है वो कौन है, K2। ये जो है 8,611 मीटर। और एवरेस्ट कहाँ है, एवरेस्ट है आपकी नेपाल में। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। 8,848 मीटर। ऐसे विद्यार्थीगण थोड़ी सी इसमें ऊंचाई में करंट डाटा में परिवर्तन आया है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। अब ये ऊंचाई हो जाती 8,848.86 मीटर होगी। ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का, हिमालय का ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मतलब क्या हुआ, जिसे आम भाषा में आप क्या बोलते हो, चुनाव चिन्ह। आम भाषा में आप बोलते हो चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह देने काम कौन करता है, किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह देने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो निर्वाचन आयोग होता है। देखिए है कहीं तो चुनाव आयोग। भारत का संविधान किस, भारत का संविधान सम प्लस विधान, जहां सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो। भारत सरकार पूरे शासन व्यवस्था को देखती है। पार्टी का नेता चुनाव चिन्ह के लिए वो नाम देता है कि भाई यदि ये हमें दे दिया जाए, लेकिन देने काम किसका है, निर्वाचन आयोग। ये कैसी संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। अभी देखो भारत में 6 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त है, 6 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा। उसके बाद चलिए सीपीआई मार्क्सवादी, सीपीआईएम, इसका चुनाव चिन्ह है हंसुआ हथौड़ा। बीजेपी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल। आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू। इसके पश्चात आइए 5वीं पार्टी जो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, चुनाव चिन्ह है हाथी। और है नेशनल पीपुल पार्टी, चुनाव चिन्ह है किताब। ये कुल 6 पार्टी है, केवल और केवल 6 ही ऐसी पार्टी है जो इसका अलग अलग चुनाव। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या केवल 6 है, बाकी सभी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। तो विद्यार्थीगण, क्या आप किताब खरीदे हैं यूनिक भारती? क्योंकि जब किताब आप पढ़ते हैं और अपने से सेट बनाते हैं तो ये पहले अंदाजा मिलेगा नहीं कि भाई इतना अंक बनाए, इतना अंक हमें आया, और बाद में तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से
कहां पर आपकी कमजोरी रही वो आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए यदि आप बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सीमित समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुक को अपना साथी बनाइए। राजनीतिक कार्यपालिका का सर्वोच्च पद होता है, देखो अभी संविधान का अनुच्छेद 53, संविधान का अनुच्छेद 53 लिखता है कि संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी, राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य है ही नहीं, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री राजनीतिक कहा क्या होता है, वास्तविक ये वास्तविक शक्ति इसके पास होती है, वास्तविक शक्ति इसके पास। यही आपको फायदा देता है विद्यार्थी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब आप अपने से बनाते हो एक बार में केवल एक क्वेश्चन का आंसर जान पाते हो, और जब आप यूनिक भारती और इसके कश्यप से जुड़ जाते हो तो आप हर एक प्रश्न पर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक उत्तर देने में सक्षम हो जाते हो। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। परिवार की जरूरत, एक हुआ कि वाणिज्यिक खेती करते हैं कि हम बेचकर लाभ कमाएं व्यापार के लिए, एक है अपनी आवश्यकता की पूरा करने के लिए। तो परिवार की आवश्यकता की पूरा करने जब खेती करते हैं तो उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि। अब यहाँ पर जैविक कृषि मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, जैविक कृषि प्राकृतिक खाद, इसमें क्या है रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना, वो कहलाता है जैविक कृषि। भारत का एकमात्र राज्य कौन है, वो राज्य है सिक्किम, जहां जैविक खेती होती है। मिश्रित खेती किसको कहते हैं, यहां पर होता है कि यदि आप कृषि प्लस पशुपालन दोनों साथ साथ करते हैं उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, साथ ही व्यवसाय के लिए गाय भैंस भी रखे हुए हैं, भेड़ बकरी भी मांस के लिए रखे हुए हैं ताकि उधर से भी हमारी इनकम हो, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। देखिए फिर यहाँ पर आपके सामने प्रश्नों का कई पिटारा उपलब्ध हो गया। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। ठीक है, सबको एक समान शिक्षा दी जाती है, सभी के लिए एक समान देखिए एक्सप्लेनेशन उपलब्ध है, लेकिन क्या सभी बच्चे एक समान होते हैं? आप तो स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए हो तो कोई फर्स्ट होते हो, कोई टॉपर होते हो, कोई फेल हो जाता है, कोई केवल पास मार्क्स ला पाते। तो शिक्षक तो सभी को पढ़ाए, सभी को होमवर्क दिए, सभी को कंसेप्ट उपलब्ध कराने का प्रयास किए, लेकिन हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग होती है। अब एक क्लास में 40 विद्यार्थी, 400 की क्षमता एक समान नहीं होगी, तो क्या है उसके लिए हमें बनाना होगा कि भाई अच्छे विद्यार्थी, मध्यम विद्यार्थी, कमजोर विद्यार्थी, तो जो जिसकी अवस्था है उस हिसाब से उसको अलग से पढ़ाना होगा। यही लाइन कहता है, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चे और छोटे समूह गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए। ये जे पियाजे का है, और ये तीनों जो है शिक्षा शास्त्री नहीं बल्कि तीनों समाज शास्त्री के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो शिक्षा जो ऐसी होनी चाहिए, अब एक बार आए क्लास में बोल दिए सब तो एक समान हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी लगा नहीं ऐसा क्यों होगा, एक चुपचाप सुन रहा होता है। तो हर की प्रकृति, हर का नेचर, हर की सोच
अलग अलग होती है, तो जिसकी जैसी प्रकृति है उसके आधार पर शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए। किस प्रकार की कृषि के कारण उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, कहा तो उत्तर पूर्वी अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में व्यापक पैमाने वनों की कटाई, वन को काटा गया, जंगलों का क्षरण, जंगल की कमी आई। उस कृषि जहां जंगल को काटकर, वन को काटकर कृषि भूमि बदला जाता है, बस प्रश्न यहां पर यह है उस कृषि को क्या कहते हैं जहां जंगलों को काटकर, वन को काटकर कृषि भूमि बनाया जाता है। वृक्षारोपण तो आप काटे कहां, तो लगा रहे हैं। अब सोचिए प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष को काट करके खेती करना, यहां तो वृक्ष लगा रहे हैं, तो ये विकल्प खत्म हो गए। गहन निर्वाह खेती, गहन निर्वाह खेती क्या हो गया, गहन अर्थात एक ही खेत में, गहन निर्वाह खेती क्या हो गया, एक ही खेत में एक से अधिक फसल को प्राप्त करना, ये गहन खेती होती है। अब चावल भी लगाए, फिर रबी में धान लगाए, खरीफ में बीच में गर्मा फसल को तैयार किए। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि क्या है, आप चाय की खेती कर रहे हैं, आप कहवा की खेती कर रहे हैं, आप जूट की खेती कर रहे हैं, आप कपास की खेती कर रहे हैं, आप गन्ना की खेती कर रहे हैं। स्थानांतरित, स्थान बदल दिया, जंगल को काट कर उसे भूमि बदल दिया गया, उसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। उसे झूम कृषि, झूम कृषि भी कहते हैं। कभी कभी पेड़ को काटने की जगह जला भी देते हैं, इसलिए उसे दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यावरण के लिए काफी क्षतिदायक, काफी नुकसानदायक होता है। केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान अब एक डिंब विश्वविद्यालय बन गया। कैसे मत्स्य, कैसे जलीय जीव को पाला जाए ताकि हमारा प्रकृति के अनुकूल भी हो, लोगों को इनकम भी बढ़े, मांस मछली और अन्य प्रकार के उत्पाद भी उससे प्राप्त हो। ये कहाँ है, ये बनाया गया है। अब देखो मछली जो है यूं, ठीक है, यहाँ पर सभी मछली वाले ही क्षेत्र हैं, सभी सागर तटीय क्षेत्र हैं, लेकिन ये मुंबई में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है, तो मुंबई में बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना 1961 में हुई है। इसी प्रकार के कटक उड़ीसा में क्या है, यहाँ पर धान अनुसंधान केंद्र है, धान अनुसंधान। जामनगर गुजरात में भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल, यहां भी बड़े पैमाने पर मछली का प्रयोग होता है। कलकत्ता में भी बड़े पैमाने पर मछली का प्रयोग होता है। मच्छी भात वहां का सबसे प्रिय भोजन। देखो चुनाव में भी अभी काफी परिचर्चा चला था, है ना। तो यहाँ तो चलिए, यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, बंबई हो गया। अब आगे आइए, विद्यार्थी का इस बात को ध्यान रखना है, किसी भी एग्जामिनेशन को तभी आप क्लिक कर पाते हैं जब आपके पास बेहतर पुस्तक, आप तभी क्लिक कर पाते हैं जब आपके पास सुयोग गाइडलाइन शिक्षक जैसे देने वाले शिक्षक हो। आप तभी कंप्लीट कर पाते हैं जब आपको विषय पर पकड़ होती है, प्रश्न के विकल्प को आप तोड़कर हर विकल्प की व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। आइए जुड़े यूनिक भारती से और बेहतर नॉलेज को प्राप्त करें। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है, तुंगभद्रा परियोजना। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों का मिला जुला क्षेत्र होता है, दोनों इससे लाभान्वित होते हैं। जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो होती है वो नदी कौन है, गोदावरी। सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिस पर जो परियोजना का नाम है जायकवारी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है।
इसकी परियोजना का नाम क्या है? चंबल परियोजना को क्या बोलते हैं? चंबल नदी पर जो परियोजना है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना। शरावती, शरावती नदी पर ही सबसे पहली बार भारत में, वहां देखते हैं 1902 ईस्वी में यहां से जल विद्युत, शरावती नदी पर जो है जल विद्युत चली। शरावती नदी कर्नाटक में है और यहाँ पर ये नदी कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ पर शरावती के जो है जो क्या कहते हैं, ये है बड़े पैमा ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक, सबसे ऊंचा नहीं है लेकिन ऊंचे जलप्रपात में हीराकुंड उड़ीसा के क्षेत्र में। यहाँ पर जो है भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। यदि आप गिने प्रश्न के क्षेत्र में देखो क्या है, एक जानकारी ये हो गई, नंबर 2 जानकारी हो गई, नंबर 3 जानकारी हो गई, ये 4 जानकारी, 5 हर एक प्रश्न पर कितना एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्राप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन को पूंजीवादी निरंकुशता, पूंजीवादी निरंकुशता, देखो यहां पर 2 है। असहयोग आंदोलन कब चला? ये आंदोलन हुआ 1920 से लेकर 1922 तक हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आंदोलन कौन चलाए? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। अब इसे कहते हैं पूंजीवादी निरंकुशता, अर्थात कहा गया ये आंदोलन जो है गरीबों के लिए नहीं, ये आंदोलन जो है ये जो विचार रखने वाले हैं ये साम्यवादी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये विचार को रखते हैं कि आंदोलन जो है किस लिए किया गया। तो आंदोलन में पूंजीपतियों को, क्योंकि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करोगे तो भारत के जो पूंजीपति हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे, उनकी वस्तु बिकेगी। तो पूंजीपति के संरक्षण के लिए, पूंजीपति के हितों के लिए है ये विचार देने वाले। अब यहाँ देखिए CN बारदुल, ये असम के बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। सभी के सभी जो है समाजवाद और अन्य आंदोलन से ही जुड़े हुए यहाँ पर जो जितने व्यक्ति हैं वो रहे हैं। अब इसमें देखना है कि कथन किसका है। ये है सिंगराल बेलू, ये CPI के बहुत बड़े लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 से शुरू होती है। अमेरिका में 1789 में अपना संविधान, अमेरिका में 1789 में अपना अलग संविधान बनकर तैयार होता है। तो जॉर्ज तृतीय का पतन, जॉर्ज तृतीय तो इंग्लैंड के राजा हैं, अरे जॉर्ज तृतीय तो राजा इंग्लैंड के हैं, अमेरिका से के। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है एक नया राष्ट्र रूप में चलिए बना, लेकिन कहता है कि इसकी सब महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिला, वो तो फ्रांसीसी क्रांति से ही। ये कहां से शुरू होती है? ये तो फ्रांस की क्रांति की देन है जो 1789 से हुआ। गणतंत्रीय व्यवस्था विश्व का पहला जो है संवैधानिक गणतंत्र, पहला संवैधानिक गणतंत्र अमेरिका बना। कब बना? तो 1789 में बना। गणतंत्र की जननी भारत है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र की जननी कौन है? तो भारत है। लेकिन पहला संवैधानिक गणतंत्र कौन बना? तो अमेरिका बना। तो अमेरिका विश्व का गणतंत्रीय राज्य बना। अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला भी राज्य बना। पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा, पवन और हाइड्रोजन देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक किसको कहते हैं? सीधे प्रकृति से, सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं, उसे प्राकृतिक कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं।
अब ठीक है, पवन से हम ऊर्जा बनाते, तो पवन तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में है, 100% सत्य है। पवन सीधे हमें नेचर से बना प्राप्त करते हैं, पवन तो हम बनाते नहीं। अरे पंखा चला रहे तो वही तो पंखा बाहर की हवा खींच करके आपके आगे ला दिया। लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, ये मुक्त रूप से तो हमें प्राप्त होता नहीं, जो जल के क्षेत्र में है। तो हाइड्रोजन तो बहुत ही कम मात्रा में, विरल मात्रा में उपलब्ध है। ये तो जल के क्षेत्र से, जल से हम हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। जब हम प्रकृति से तोड़ करके प्रकृति को अलग रूप देते हैं तो वह क्या होती है, वो द्वितीयक होता है। द्वितीयक में उद्योग, इसमें ये पवन जो है प्राथमिक है और हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो दोनों मिल जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त रूप से हमें बहुत ही कम उपलब्ध हो पाता है। और आइए विद्यार्थीगण, आपके सामने P/Q का ये आज का अंतिम, फिर अगले सेशन में अगले प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ, प्रत्येक प्रश्नों का क्यों और कैसे के साथ उत्तर देने के लिए फिर से उपलब्ध होते हैं। कहता है भारत में लोनार झील, याद कीजिए लोनार झील का एक सेट में कल भी शायद क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये कैसा झील है, गोखुर झील किसको कहते हैं, गोखुर झील होती है नदी के, गोखुर झील जो होती है नदी, जब नदी विसर्प आकार में चलती है तब झील बनती है। क्रेटर झील कैसे बनता है, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से क्रेटर झील का निर्माण होता है। हिमानी झील, जहां पर हिम वर्षा होती है, हिम नद होती है, तो उससे बनती है। अब महाराष्ट्र में तो हिम की वर्षा होती नहीं है, तो ये होगा नहीं। महाराष्ट्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो गोखुर झील बनता है मैदानी भाग में, तो होगा ये लैगून झील। कैसे, लोनार झील कैसा झील है, लैगून झील तो होगा नहीं। लोनार झील क्रेटर झील है। महाराष्ट्र में लैगून झील जो है वो सागर से निर्मित होती है। लैगून झील किसको कहते हैं, सागर से जब झील बनती है तो लैगून झील का उदाहरण होता है। ये क्रेटर झील का उदाहरण है, अर्थात वहां पर बड़े पैमाने पर जो है सो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, या ऐसा माना जाता है कोई बहुत ही उल्का पिंड वहां पर टकराया और बड़े गड्ढा हो गया। उस पर दो प्रकार के विकल्प आते हैं, ये क्या है, क्रेटर झील के उदाहरण में आता है। और इस बात को ध्यान रखना है विद्यार्थीगण कि आपके सामने यूनिक जो है एक टेस्ट पास रखा है, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से आत्म परीक्षण करने का मौका मिलता है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारा विकास क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, परीक्षा के लायक कितना हम आगे बढ़े हैं। और यदि कहीं कोई दिक्कत है तो इसके लिए क्या करना है, आप यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड करें और प्ले स्टोर से ये लोड हो जाती है। और फिर यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आपके सामने नंबर भी है, उससे जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।